अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, अगर आप अपने करियर, नौकरी, बिजनेस या अपने प्रोफेशन में ये जानना चाहते हैं साथियों कि आखिर वो समय कब आएगा जब अचानक से सफलता मिलने के योग बढ़ जाएंगे, प्रमोशन मिलने लगेगा, लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ जाएगा, अथॉरिटी मिलेगी, और दूसरी तरफ वो समय कब आएगा जब मेहनत बहुत ज्यादा होगी और परिणाम नहीं मिलेंगे, चुनौतियां बढ़ जाती हैं, या ऐसा महसूस होने लगता है साथियों जैसे जीवन में आपको कुछ समय के लिए आपको साइड कर दिया, दरकिनार कर दिया है जीवन ने आपको। तो आज की ये चर्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस विषय में आज मैं आपको शनि और आपका प्रोफेशन, आपकी इनकम, आपकी आजीविका से जुड़ी हुई कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं जो देखने में बहुत सरल लगती हैं, सुनोगे तो लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन जब आप इसे सही तरीके से समझकर अपने चार्ट के साथ, कस्टमर के चार्ट या अपने साथी लोगों के चार्ट पर साथ साथ में अप्लाई करते हुए चलेंगे, लागू करेंगे, तब आपको एहसास हो जाएगा कि ये कितनी गहराई से काम करती है। ज्योतिष के वो बारीक सूत्रों पर आज डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां मैं शुरुआत में ही एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं साथियों। ज्योतिष में कोई भी सूत्र जो है वो ऐसा नहीं होता जिसे आंख बंद करके हर कुंडली पर लागू किया जा सके। अगर ऐसा होता तो हर ज्योतिषी एक जैसा परिणाम देता और हर भविष्यवाणी बिल्कुल समान होती, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। हर जन्म कुंडली अपनी अलग अलग कहानी लिखी हुई होती है। उसमें दो व्यक्तियों की कुंडलियां कभी भी पूरी तरीके से एक जैसी नहीं हो सकती। ग्रह समान हो सकते हैं, लेकिन उनके संबंध, उनकी दृष्टियां, उनकी दशाएं, योग और उनमें संशोधन अलग अलग होते हैं। यही कारण है कि एक ही नियम अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग परिणाम देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि केवल वीडियो को देखकर या किताब को पढ़कर ज्योतिष नहीं सीखी जाती, नहीं सीखी जा सकती। असली समझ तो तब आती है जब आप खुद चार्ट खोलते हैं, कुंडलियां खोलते हैं, उन्हें बार बार देखते हैं, नोट्स बनाते हैं और हर नियम को कई एग्जाम्पल्स पर परखते हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस पूरी चर्चा के दौरान आपके पास एक रजिस्टर और एक पेन जरूर होना चाहिए, या मेरे जितने भी वीडियोस हैं मैं कोशिश करता हूं कि आपको चीजें बहुत बारीकी से समझाता जाऊं। जो भी महत्वपूर्ण सूत्र सुनाई दे उन्हें लिखते जाइए, क्योंकि जब हम किसी बात को अपने हाथ से लिखते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे कहीं अधिक गहराई से स्वीकार करता है, क्योंकि लिखना मतलब मरकरी, बुध, जेमिनाई दिमाग को एक्टिवेट करता है। बाद में जब वही नियम हम अपनी कुंडलियों पर दोहराते हैं तभी वास्तविक समझ विकसित होती है। कम से कम 20 से 25 कुंडलियों पर इन टेक्निक्स को लागू करके देखिएगा। शुरुआत में कुछ जगह बिल्कुल सटीक बैठेंगी, कुछ जगह परिणाम थोड़ा बदला हुआ दिखाई देगा। वहीं से आपकी वास्तविक सीखने की कला शुरू होगी, क्योंकि ज्योतिष केवल नियम याद करने का विषय नहीं है, बल्कि नियमों में आने वाले संशोधनों को समझने का एक विज्ञान है। यही अनुभव एक साधारण विद्यार्थी और एक अच्छे ज्योतिषी के बीच का एक अंतर पैदा करता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा साथियों। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर किताबों में सब कुछ क्यों नहीं लिखा होता। इसका कारण यह है कि ग्रंथ आपको एक दिशा देते हैं, लेकिन अनुभव आपको गहराई देता है। अनेक रहस्य ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए आपको कुछ प्रयास भी करना होता है, जो केवल लगातार अभ्यास है और हजारों चार्ट देखने के बाद खुद स्पष्ट होने लगते हैं अपने आप। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि आत्मकारक है। सामान्य रूप से यह व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारियां और प्रसिद्धि देने की क्षमता रखता है, शनि है। लेकिन क्या हर आत्मकारक शनि वाला व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाएगा? सोचिए, बिल्कुल नहीं। अब यहां संशोधन शुरू होते हैं। अगर वही शनि आरूढ़ लग्न से विशेष स्थान पर बैठा हो या दूसरे महत्वपूर्ण योगों से जुड़ रहा हो, तभी उसका परिणाम पूरे तरीके से खुलकर सामने आता है। इसी तरीके से अगर शुक्र आत्मकारक हो और आरूढ़ लग्न से विशेष संबंध बना रहा हो, तो वो एक अलग ही स्तर का, एक अलग ही लेवल का राजयोग बना सकता है।
लेकिन ये बातें आपको केवल किसी एक पुस्तक में सीधे सीधे कभी नहीं मिलेंगी। ये अनुभव से निकलने वाले सूत्र हैं साथी, जो हजारों कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद धीरे धीरे समझ में आते हैं। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी एक नियम को अंतिम सत्य मत मानिए। हमेशा ये देखिए कि उसके साथ कौन कौन से दूसरे ग्रह जुड़ रहे हैं, कौन से घर सक्रिय हैं, कहाँ का मालिक है, कहाँ बैठा है, उसका मालिक कहाँ गया, कौन प्लैनेट साथ है, वो कहाँ का मालिक है, कौन कौन से योग है, उसके परिणाम को जो बदल रहे हैं। अब साथियों, आज की मुख्य टेक्निक पर आते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर इंसान, हर व्यक्ति के लिए प्रमोशन या सफलता का मतलब एक जैसा नहीं होता। किसी व्यक्ति के लिए प्रमोशन का मतलब बड़ी सैलरी हो सकती है, किसी के लिए बड़ी पोस्ट का मिलना, किसी के लिए सरकारी अधिकार मिल जाए तो वो अच्छी बात है, किसी के लिए समाज में सम्मान, किसी के लिए हजारों लोगों के नेतृत्व करने का अवसर मिलना, किसी के लिए अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि। इसलिए जब भी मैं आगे प्रमोशन शब्द का उपयोग करूंगा इस वीडियो में, प्रमोशन, उसका अर्थ केवल नौकरी में पदोन्नति से ही नहीं होगा। उसका अर्थ होगा आपके जीवन में प्रभाव, शक्ति, अधिकार और सामाजिक स्तर, सभी चीजों का अलग अलग बढ़ना। पहला सूत्र पर आता हूं साथियों। जब शनि का संबंध दशम भाव से बनता है, 10th हाउस से, या दशम भाव के स्वामी से शनि का संबंध बनता है, या फिर सप्तम भाव अथवा उसके स्वामी से जुड़ जाता है शनि का संबंध, तब जीवन में प्रमोशन, अधिकार, जिम्मेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। सुनने में तो एक छोटा सा नियम लगता है, लेकिन अगर आप इसे सैकड़ों कुंडलियों पर जांच लोगे तो आप पाएंगे कि जब भी व्यक्ति के जीवन में बड़ी जिम्मेदारी आई, कोई महत्वपूर्ण पद मिला, अथवा लोगों से उसे नेतृत्व देना, जब लोगों ने उसको बड़ा मानना शुरू किया, इज्जत देनी शुरू की, वहां किसी ना किसी रूप से शनि का संबंध इन घरों से अवश्य बना था। चेक कीजिएगा। दूसरा सूत्र, यदि यहीं पर शनि छठे भाव से संबंध बना ले तो कहानी बदल जाएगी। छठा घर संघर्ष का, रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, कंपटीशन, शत्रुओं का घर। इसलिए जब शनि यहां पर सक्रिय होगा, कनेक्शन बनाएगा, तब व्यक्ति को पहले से कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ती है। काम आसान नहीं रहता उसके लिए, छोटी छोटी रुकावटें आने लगती है। कभी स्वास्थ्य परेशान करता है तो कभी उसको जीवन में उसके कॉम्पिटिटर्स, उसके विरोधी सक्रिय हो जाते हैं। कभी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन हर कदम पर परीक्षा ले रहा हो। लेकिन साथियों, याद रखिएगा, यदि यही वो समय भी होता है जब छठे घर से शनि संबंध बनाता है, जब व्यक्ति सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। शनि कभी बिना कारण संघर्ष नहीं देता है, वो पहले आपको कठिन परिस्थितियों से गुजारता है, डालता है ऐसी सिचुएशन में, फिर उसी अनुभव के आधार पर भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियां आपको सौंपी जाती है। अगर पहले ही बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे तो आपकी हवा निकल जाएगी। तीसरा सूत्र, जब शनि सप्तम भाव से गोचर करता है कुंडली के, या सप्तम भाव को सक्रिय करता है, तब अक्सर व्यक्ति के सामाजिक स्तर में बड़ा परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। सप्तम भाव केवल विवाह का ही भाव नहीं है, यही भाव समाज से हमारा संबंध बनाता है। 10वें से 10वां सार्वजनिक पहचान देता है और स्टेटस देता है। 10th से 10th, इसलिए इस समय बहुत लोगों को बड़ी पोस्ट मिलती है। किसी का ऑफिस बड़ा हो जाता है, किसी की टीम बड़ा रूप ले लेती है, बिजनेस एक्सपेंड हो जाता है, तो किसी के पास पहले से ज्यादा रिसोर्सेज यानी संसाधन आ जाते हैं उस समय। और यही कारण है कि शनि को सप्तम भाव में दिग्बल प्राप्त माना गया है। जब कोई ग्रह दिग्बली हो जाता है तो वो अपनी शक्ति को पूरी क्षमता के साथ व्यक्त करता है। यदि उसी समय आपकी दशा भी सहयोग कर रही हो और जन्म कुंडली के योग अनुकूल बैठे हो, तो यही वो समय होता है जब इंसान को बहुत ऊंचे पद तक पहुंचने का मौका मिलता है
पहुंच सकता है। चौथा सूत्र देखिए, बहुत से लोग 8वें घर का नाम सुनते ही डर जाते हैं, अष्टम भाव। उन्हें लगता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन अगर आपका शनि के वास्तविक स्वभाव को समझें, अगर आप शनि को समझें, तो आपको पता चलेगा कि अष्टम भाव विनाश का नहीं बल्कि परिवर्तन का घर है। जब शनि अष्टम भाव से गोचर करता है या अष्टम भाव के स्वामी से संबंध बनाता है, गोचर में या कुंडली में या महादशा में, अंतरदशा में, तब जीवन आपको कुछ समय के लिए रुकने पर मजबूर जरूर करता है। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की भाग दौड़ अचानक से धीमी पड़ गई आपके लिए। पहले जो काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उन्हें रुकावट आने लगती है। जिन लोगों के बीच में आप हमेशा लोगों से घिरे रहते थे, उनसे भी दूरी बनने लगती है। कई बार व्यक्ति खुद ही लोगों से इस वक्त मिलना जुलना कम कर देता है, क्योंकि उसका मन भीतर की तरफ जाने लगता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये कमजोरी नहीं होती, ये शनि का तरीका है आपको फिर से दोबारा तैयार करने के लिए। और वैसे भी 8वां घर तो परिवर्तन का है, 8वां घर पुनर्जन्म का है, आपका एक नया वर्जन तैयार होता है। अष्टम भाव रिसर्च और गहराई का भाव है। जो व्यक्ति इस समय को सही तरीके से उपयोग कर लेता है, वो पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर बाहर की तरफ निकलता है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग अपने जीवन के सबसे बड़े बदलाव इसी समय में करते हैं, पाते हैं। कोई नई स्किल सीखता है, कोई अपना बिजनेस मॉडल बदलता है, कोई नई टेक्नोलॉजी सीखता है, तो कोई अपने पूरे करियर की दिशा बदल देता है, करियर की लाइन ही बदल देता है। अगर आप इस समय केवल शिकायत करते रहेंगे कि लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझे अकेला छोड़ दिया गया, मेरे पास अब पहले जैसी वो पावर, वो अथॉरिटी नहीं रही, तो आप शनि की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप ये सोच लें कि ये समय मुझे खुद को अपग्रेड करने के लिए मिला है, कुछ नया करने के मिला है, तो यही गोचर आगे चलकर आपको एक ऐसी जबरदस्त सफलता दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखिएगा, जो व्यक्ति समय समय पर खुद को नहीं बदलता, दुनिया उसे पीछे छोड़ देती है। आज हर क्षेत्र में यही हो रहा है। बिजनेस बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजियां बदल रही हैं, लोगों की सोच बदल रही है। अगर आप भी समय के साथ खुद को अपडेट नहीं करेंगे, तो केवल पुराना अनुभव आपको लंबे समय तक आगे नहीं ले जा पाएगा। अष्टम भाव इसी परिवर्तन की शिक्षा देता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब शनि 8वें घर को सक्रिय करे, तब जितना हो सके सीखिए, नई नई किताबें पढ़िए, उस वक्त नई नई स्किल सीखिए, अपने काम करने का तरीका बदलिए, क्योंकि यही समय भविष्य की नींव तैयार कर रहा होता है। और ये समय अभी इस वक्त किसके लिए चल रहा है? सिंह लगन वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए। 8वें घर से शनि का गोचर है। जरूर आप लोग पढ़ रहे होंगे, खूब गहराई में ज्ञान लेने में उतर गए होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, जब शनि अष्टम भाव में सक्रिय होता है, तब कई बार इंसान की अथॉरिटी कम होती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जो अधिकार पहले उसके पास थे, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब इसमें वो बात नहीं रही, लोग इसको तवज्जो नहीं दे रहे। कुछ लोगों का ट्रांसफर हो जाता है, किसी को ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां उसका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। किसी को ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है जिसमें बाहर से देखने पर महत्व कम दिखाई देता है। एक अच्छे बड़े शहर में किसी ब्यूरोक्रेट की अच्छी खासी जॉब चल रही थी, उसे उठाकर किसी गांव में डाल दिया गया। लेकिन यहां भी शनि आपको दंड नहीं दे रहा है, वो केवल आपके अहंकार की परीक्षा ले रहा होता है। क्योंकि परिवर्तन तभी संभव है साथियों, जब इंसान अपना अहंकार छोड़ने के लिए तैयार हो। आप झुकने के लिए तैयार तो हो, फिर देखो मंजिलें कहां तक ले जाएंगी। यहीं पर मंगल और केतु का अंतर भी समझना बहुत जरूरी है। मंगल कहता है मैं अपनी शक्ति से सब कर सकता हूं, उसे हर चीज को अपने बल से, अपनी ताकत से जीतना है। वहीं केतु क्या कहता है? पहले अपने अंदर उतरो, भीतर झांको, पहले समझिए कि वास्तविक शक्ति बाहर नहीं है, भीतर है, भीतर। अष्टम भाव इन्हीं दोनों ऊर्जाओं के बीच संतुलन बनाना सिखाता है।
दोनों ही उस राशि के मालिक। अगर व्यक्ति केवल अहंकार में जीता रहेगा तो परिवर्तन उसके लिए पीड़ादायक होगा, पचा नहीं पाएगा वो चेंजेस को। लेकिन अगर वो सीखने के लिए तैयार रहेगा तो वही परिवर्तन उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। पांचवा सूत्र, अगर अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर शनि लगन में आ जाए तो जीवन कठिन हो जाएगा, क्योंकि शनि को लेकर तो डर सबसे ज्यादा यहीं पर दिखाई देता है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक इंटरेस्टिंग है, रोचक है। इतिहास के अनेकों बड़े नेताओं की कुंडलियां उठाकर देखिए, आप ये पाएंगे कि कई प्रभावशाली व्यक्तियों की कुंडली में या तो खुद शनिदेव लगन में ही बैठे, या फिर शनि का डिस्पोजिटर लगन से बहुत मजबूत संबंध बना रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि लगन केवल शरीर नहीं है, लगन आपका पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी पहचान है, आपका नेतृत्व है। दुनिया आपको किस रूप में देखेगी ये लगन से ही तय होता है। और शनि क्या चाहता है? जिम्मेदारियां, अनुशासन, धैर्य और लंबी अवधि तक लगातार मेहनत चाहता है शनि। जब यही गुण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं तब वो केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहता, वो लोगों का नेतृत्व करने लग जाता है। यही कारण है कि संकट के समय अक्सर वही लोग आगे आते हैं जिनकी कुंडली में शनि बहुत मजबूत रूप से भूमिका निभा रहा होता है, प्रोमिनेंट होता है जिनका सेटअप। क्योंकि शनि भीड़ में खड़े होकर भाषण देने वाला ग्रह तो है नहीं। शनि तो वो ग्रह है जो कठिन परिस्थितियों में भी टिककर, स्थिर रहकर, जमकर निर्णय लेता है। इसलिए जब लगन और शनि का मजबूत संबंध बनता है तब व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता विकसित होती ही होती है। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ी गलती अधिकांश स्टूडेंट सीखने वाले कर देते हैं। वो केवल एक ही परत को देखकर निर्णय सुना देते हैं। मान लीजिए शनि लगन से अगर गोचर कर रहा है, जैसा अभी मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए हो रहा है, और अगर लगन का स्वामी छठे घर में बैठा हो तो क्या परिणाम वही रहेगा? जी नहीं। अब दोनों संकेतों को एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ शनि आपको नेतृत्व दे रहा है, दूसरी तरफ छठा भाव बता रहा है कि यह नेतृत्व बिना संघर्ष के नहीं मिलेगा। आपको विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, आपको प्रतियोगिता भी झेलनी पड़ेगी, आपको लगातार मेहनत भी करनी पड़ेगी। और यही वास्तविक ज्योतिष है। एक अकेला नियम कभी काम नहीं करता, कई नियम एक साथ मिलकर अंतिम परिणाम बनाते हैं साथियों। इसलिए जब भी किसी की कुंडली का विश्लेषण करें, हमेशा अपने आप से ये प्रश्न जरूर पूछिएगा कि इस समय कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से भाव और कौन कौन से योग मिलकर एक ही कहानी बता रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर 3 या 4 अलग अलग संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं तब आपकी भविष्यवाणी का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है, और बढ़ना चाहिए, क्यों ना बढ़े। यही वो लेवल है, वो स्तर है जहां एक विद्यार्थी धीरे धीरे एक परिपक्व ज्योतिषी बनना शुरू करता है। किसी भी कुंडली में केवल शनि का एक गोचर देखकर निर्णय देना पर्याप्त नहीं है साथ। असली कला यह होती है कि आप देखें शनि किस ग्रह के ऊपर से गुजर रहा है इस वक्त आपकी जन्म कुंडली के लगन भाव पे, लगन वाली कुंडली में, और वो ग्रह खुद किस भाव का स्वामी है। यहीं से ज्योतिष की गहराई शुरू होती है सर। शनि का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शनि जब सूर्य के ऊपर से गोचर करे तो सूर्य सम्मान, अथॉरिटी, लीडरशिप, सरकार और ऊंचे पदों का कारक होता है। इसलिए जब शनि सूर्य को सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है, तब व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होती है। यदि कुंडली मजबूत है तो प्रमोशन भी मिल सकता है, नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। लेकिन यदि सूर्य पहले से ही कमजोर हो कुंडली में तो व्यक्ति को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संघर्ष भी झेलना पड़ सकता है, अपने बॉस के साथ, अपने उच्च अधिकारियों के साथ में उसे तीखी नोकझोंक होने का भी समय वो होता है।
राजनीति, प्रशासन या बड़े संस्थानों के लीडर्स में यह प्रभाव विशेष दिखता है। शनि जब मंगल के ऊपर से गुजरे गोचर में, आपके जन्म के मंगल से, नेटल मार्स पर से, मंगल ऊर्जा है, साहस है, एक्शन है, कंपटीशन है। जब शनि यहां आकर पूछेगा कि आपके अंदर क्या वो ऊर्जा है, क्या वो अनुशासित है, वो एनर्जी आपकी, अगर है तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी चुनौती को जीत सकता है, और अगर नहीं है तो वही ऊर्जा गुस्से में, झगड़े में और टकराव में बदल सकती है। यानी शनि यहां पर मंगल की कच्ची ऊर्जा, एक रॉ एनर्जी जो है, उसको नियंत्रित और स्ट्रक्चर्ड करना चाहता है। इंडस्ट्रियल या टेक्निकल सेक्टर्स में ये योग अद्भुत परिणाम देता है साथियों। वहीं शनि अगर शुक्र पर से गोचर करके शुक्र को एक्टिवेट करे तो बहुत लोग केवल एक लाइन याद रखते हैं कि शनि और शुक्र का संबंध धन देता है। ये बात सही है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। जब शनि शुक्र को सक्रिय करता है तो आर्थिक अवसर जरूर बढ़ते हैं, नई इनकम के सोर्सेज बनते हैं, लग्जरी जीवन में बढ़ सकती है, बिजनेस का विस्तार, एक्सपेंशन भी हो सकता है उस दौरान, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मजबूत हो सकती है, आर्थिक स्थिति। लेकिन यहीं पर एक संशोधन आता है कि कई बार यही वो समय होता है साथियों जब जीवन साथी की सेहत की चिंता भी आपको ये दे जाता है, या वैवाहिक जीवन में कुछ समय के लिए दूरी ला सकता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप का कारक है शुक्र। ये बात बहुत मैंने चार्ट्स में देखा है, अनुभव में है। शनि जब चंद्रमा से जुड़े हुए कोई कनेक्शन अगर बनाता है, बहुत लोग इसको केवल मानसिक विस्तार की ओर धकेल देते हैं। राहु हमेशा बहुत ज्यादा चाहता है और शनि अनुशासन चाहता है। यदि महत्वाकांक्षा अनुशासन के साथ में जुड़ जाए तो असाधारण उपलब्धियां संभव हो जाती हैं। और इसी के उल्टा जब शनि केतु के ऊपर से गोचर करता है, तब केतु की प्रकृति क्या है? काटना, अलग करना, कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट्स होते हैं, सक्रिय हो जाता है। जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां उस इंसान को, जब शनि उसके केतु पर से गोचर करता है, उसको किसी पद या पुरानी जिम्मेदारी या कार्य से अलग होना पड़ता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर समाप्ति किसी नई शुरुआत का एक द्वार होता है, एक द्वार खोलती है, एक नई एंट्री होती है। कुछ छूटता है तभी तो नया शुरू होता है। आज का ये सेशन उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने करियर को लेकर कभी ना कभी कंफ्यूज हुए हैं। शायद आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की लेकिन आज बैंक में नौकरी कर रहे हैं, या फिर मेडिकल की तैयारी की लेकिन आज किसी कॉरपोरेट कंपनी में काम करना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं साथियों जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी लेकिन आज आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनकी डिग्री एक क्षेत्र की होती है जबकि उनका पूरा करियर किसी दूसरे ही क्षेत्र में, अलग ही क्षेत्र में चला जाता है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? अगर हमने पढ़ाई किसी एक सब्जेक्ट में की थी तो काम किसी दूसरे क्षेत्र में क्यों करना पड़ रहा है? क्या यह केवल परिस्थितियों का खेल है? क्या यह केवल किस्मत है? या फिर जन्म कुंडली में ऐसा कोई इंडिकेशन, कोई संकेत पहले से मौजूद होता है जो ये बता देता है कि आपकी वास्तविक वर्क प्रोफाइल क्या होगी? सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी पढ़ाई यानी एजुकेशन और आपका काम यानी आपका प्रोफेशन, ये दोनों डोमेन एक जैसी चीज कभी नहीं है। अधिकांश लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि ज्योतिष की दृष्टि से दोनों पूरी तरीके से अलग सब्जेक्ट है। एजुकेशन ये बताती है कि आपने क्या पढ़ा, लेकिन वर्क डोमेन ये बताता है कि अंततः जीवन आपको किस क्षेत्र में स्थापित करने वाला है, ले जाने वाला है। और इन दोनों का एक जैसा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जी हाँ, दुनिया में अधिकांश लोग अपनी एजुकेशन चुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपना वास्तविक वर्क डोमेन चुन पाते अपनी पसंद से। क्यों? क्योंकि एजुकेशन में आपकी इच्छा काम करती है, लेकिन वर्क डोमेन में आपकी डेस्टिनी काम करती है।
यानी हो सकता है कि आपका मन किसी और क्षेत्र में हो, लेकिन जीवन आपको धीरे धीरे किसी दूसरे क्षेत्र की ओर ले जाए। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन आज वही काम उनकी पहचान बन जाता है। और अगर सही टेक्निक पता हो तो कुछ ही मिनटों में समझा जा सकता है कि आपकी मूल कार्य ऊर्जा किस दिशा में जाना चाहती है। इस पूरी टेक्निक का सबसे महत्वपूर्ण आधार है आत्मकारक। जैमिनी ज्योतिष में आत्मकारक उस ग्रह को कहा जाता है जिसकी डिग्री आपकी जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा होती है। यही ग्रह आपकी आत्मा की सबसे गहरी यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। आपने इस ग्रह की ऊर्जा के साथ अनेक जन्मों तक काम किया, इसलिए यह ग्रह आपकी आत्मा की सबसे परिपक्व ऊर्जा बन जाता है। अब हमें आत्मकारक को नवमांश कुंडली में देखना होगा। जन्म कुंडली हमें संभावनाएं बताती है, लेकिन नवमांश कुंडली हमें यह बताती है कि उन संभावना का अंतिम परिणाम किस दिशा में जाएगा। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में आत्मकारक ग्रह को पहचानिए जो हाईएस्ट डिग्री जिसे मिली। फिर उसी ग्रह को नवांश कुंडली में खोजिए कहां पर गया, और अब ये देखिए कि वो नवांश कुंडली में किस राशि के अंदर बैठा है। यही राशि आगे चलकर आपकी नवांश कुंडली की जो राशि है वही आपके लिए कारकांश बन जाती है, जिस राशि में आत्मकारक बैठा है। और यही कारकांश राशि आपकी वास्तविक वर्क प्रोफाइल की सबसे मजबूत चाबी होती है। यहां पर एक अद्भुत रहस्य भी समझिए। कारकांश राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, यानी वो जो कारकांश राशि है उसमें जो भी ग्रह उच्च का होता है वो आपके करियर का असली मेन इंजन है। ट्रक कितना भी सुंदर क्यों ना, अगर उसका इंजन कमजोर है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरीके से आपका कारकांश पूरी एक गाड़ी की तरह है, लेकिन उस राशि में उच्च का ग्रह उसका इंजन है। जिसका मजबूत इंजन होगा जितना ज्यादा, उतनी ही तेजी से उसका करियर आगे बढ़ेगा। इसी के विपरीत अगर उस राशि में कोई ग्रह नीच का है तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया। इसका अर्थ केवल इतना है कि उस ग्रह से जुड़े क्षेत्रों जैसे कम्युनिकेशन या टीम की हैंडलिंग में आपको औरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपका लर्निंग लेसन है, जोन है जहां सीखने की जरूरत है। आइए सभी 12 राशियों के कारकांश की मूल प्रकृति और आधुनिक वर्क डोमेन को समझ लेते हैं। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसी वीडियोस लगातार आपको मिलने के लिए। अगर मेष राशि आपका कारकांश बनती है तो क्या होगा? अगर आपका आत्मकारक नवमांश में मेष राशि के अंदर बैठा हुआ है तो आपकी पूरी वर्क प्रोफाइल पर मंगल की ऊर्जा का प्रभाव रहेगा। मंगल का वास्तविक अर्थ क्या है? एक्शन, इनिशिएशन, रिस्क टेकिंग, टेक्निकल एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसे लोग रूटीन या दोहराव वाले काम में खुश नहीं रह सकते। आधुनिक दुनिया में ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, मैकेनिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एनालिटिक्स से वो इंसान जुड़ता है। जहां रिस्क होगा, जैसे नए स्टार्टअप्स होते हैं, ट्रेडिंग सेक्टर, शेयर मार्केट, वहां मेष कारकांश पूरी शक्ति से काम करेगा। सरकारी क्षेत्र में सेना की बात कर लो, पुलिस, डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉडी बिल्डिंग, इस राशि में सूर्य उच्च का होता है, इसलिए इन्हें बेहतरीन मेंटोर्स का सहयोग जरूर मिलता है। लेकिन शनि या नीच का होने के कारण इन्हें अनुशासन तो खुद ही सीखना पड़ेगा, बहुत दिक्कत आएगी वरना इन्हें। अगर आपका कारकांश वृषभ राशि बनता है तो वृषभ कारकांश का संबंध शुक्र से है। शुक्र का वास्तविक अर्थ है वैल्यू क्रिएशन, फाइनेंस, कंफर्ट, लग्जरी, रिसोर्सेस, क्रिएटिविटी और ब्रांड की बिल्डिंग। यही कारण है कि वृषभ कारकांश वाले लोगों का संबंध अक्सर बैंकिंग, फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर, लग्जरी इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, फैशन इंडस्ट्री, इंटीरियर डिजाइनिंग, क्रिएटिव बिजनेस से देखने को मिलता है। वृषभ का एक बहुत गहरा संबंध हीलिंग सेक्टर से भी है, इसलिए कई डॉक्टर, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, थेरेपिस्ट्स, वेलनेस प्रोफेशंस की कुंडलियों में यह एनर्जी साफ दिखाई देती है। इन्हें एक संगठित और स्थिर वातावरण पसंद होता है। आज के समय में ऑनलाइन कंसल्टिंग करना, डिजिटल क्रिएटिव बिजनेस करना,
कोचिंग भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगर मिथुन का कारकांश बनता है जेमिनाई, अगर नवमांश में आपका आत्मकारक अगर मिथुन राशि में चला गया तो आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी है। डेटा इकट्ठा करना, जानकारी एकत्रित करना, उसे व्यवस्थित करना, लोगों तक पहुंचाना, ये बुध का मूल स्वभाव है। लिखना, बोलना, सुनना, नेगोशिएशन करना, मार्केटिंग करना, सेल्स, नेटवर्किंग, ये सभी मिथुन के विभाग हैं। आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी इनके लिए स्वाभाविक क्षेत्र हैं साथियों। कॉर्पोरेट में एचआर, क्लाइंट रिलेशनशिप और बिजनेस डेवलपमेंट में ये बहुत ज्यादा सफल होते हैं। ब्रोकरेज, इंश्योरेंस, एडवाइजरी और फाइनेंशियल कंसल्टिंग भी इनके लिए बहुत अच्छे मेन सेक्टर्स हैं, क्योंकि बुध दो लोगों को जोड़ने का काम जानता है, मीडिएटर बनना। ज्योतिष में, टीचिंग में, पब्लिक स्पीकिंग में भी इनकी गहरी पकड़ होती है। भटकाव से बचना और निरंतरता बनाकर रखना इनका सबसे बड़ा उपाय है, जरूर कीजिएगा। अगर आपका आत्मकारक कर्क नवमांश में है तो आपकी पूरी वर्क प्रोफाइल में एक बात हमेशा दिखाई देगी, आपका काम किसी न किसी रूप में लोगों की सहायता, पोषण या हीलिंग से जुड़ा हुआ होगा। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, थेरेपिस्ट, योग, मेडिटेशन के कोच, एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल गाइड के रूप में ये राशि बहुत उत्कृष्ट परिणाम देती है। सरकारी क्षेत्र में ये सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, इनके लिए बेहतरीन ऊर्जा है, क्योंकि यहां पर व्यक्ति सीधे समाज की सेवा करता है। कर्क राशि में बृहस्पति जो है वो उच्च के हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि ज्ञान ही आपकी सफलता का असली इंजन है। आप जितना ज्यादा सीखते चले जाएंगे, दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे, आपका करियर उतना ही मजबूत होगा। यहां मंगल नीच का हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव प्रोफेशन की जगह आपको हीलिंग, डायग्नोसिस वाले क्षेत्र चुनने चाहिए। अगर सिंह कारकांश का है, यानी कि अगर आपका आत्मकारक अगर सिंह राशि में चला गया है D9 में, नवमांश में, तो सिंह कारकांश का सीधा संबंध है अथॉरिटी से, राजा, रिकॉग्निशन, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी। आपकी आत्मा सामान्य भूमिका निभाने के लिए नहीं बनी है। आप जहां भी काम करेंगे नेतृत्व की स्थिति तक पहुंचना चाहेंगे, लीडर बनना चाहेंगे। प्रशासन, सरकारी नौकरी, पीएसयू, कॉर्पोरेट लीडरशिप का एचआर हेड, ऐसी भूमिकाएं आपके लिए स्वाभाविक होंगी। सूर्य एक महान शिक्षक भी है, इसलिए सिंह कारकांश वाले लोग मैथमेटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन या लीडरशिप ट्रेनिंग के बेहतरीन टीचर्स और मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं। कई बार ये लोग अपने परिवार की परंपरा या पैतृक व्यवसाय को भी आगे बढ़ाते हैं। इन्हें करियर चुनते समय केवल सैलरी नहीं बल्कि भविष्य में लीडरशिप की संभावनाओं को देखना चाहिए। अगर आपका आत्मकारक अगर कन्या राशि में चला गया D9 में, तो कन्या कारकांश बनता है। कन्या कारकांश की सबसे बड़ी पूंजी होती है एनालिसिस, हर चीज को गहराई से समझना, गलतियां पकड़ना, डेटा को पढ़ना, सिस्टम को सुधारना, ये आपकी क्वालिटी है। आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो, क्वालिटी एश्योरेंस हो, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट हो, डेटा एनालिटिक्स हो, रिसर्च फील्ड हो, इनमें ये एनर्जी बहुत अद्भुत काम करती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये ऑडिटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स प्लानर, लीगल डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट बनाती है। ये अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट यानी एक्सपर्ट बनकर उभरते हैं। एआई, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन इनके सबसे पसंदीदा क्षेत्र हैं। इनकी कमजोरी ओवर थिंकिंग है, जिससे इन्हें बचना चाहिए, और केवल एनालिसिस से नहीं बल्कि समय पर एग्जीक्यूशन भी सीख लेना चाहिए। अब अगर आपका आत्मकारक तुला राशि में चला गया D9 में, तो आपका तुला कारकांश बनता है। तुला कारकांश का मुख्य बेस जो है वो पार्टनरशिप है, नेगोशिएशन है, बैलेंस है, डिप्लोमेसी है, लोगों का मैनेजमेंट है। कॉर्पोरेट सेक्टर में एचआर, पब्लिक रिलेशन, लीगल कंसल्टिंग, क्लाइंट हैंडलिंग, लग्जरी ब्रांड्स और इवेंट मैनेजमेंट इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। तुला राशि वाले लोग अक्सर एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते,
वो जॉब के साथ कंसल्टेंसी या मल्टीपल इनकम के स्ट्रीम्स विकसित करते हैं। ये राशि जो है वो पश्चिम दिशा और इंटरनेशनल एक्सपोजर को दर्शाती है। इसलिए ग्लोबल कंपनियां, फॉरेन कोलैबोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ इनका झुकाव स्वाभाविक होता है। यहां पर सूर्य नीच का होता है, जिसका मतलब है अहंकार यानी ईगो इनके करियर का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। पार्टनरशिप में काम करना ही इनकी सफलता का रहस्य है। इन्हें जरूर करना चाहिए पार्टनरशिप में काम। इसके बाद अगर आपका वृश्चिक राशि में आत्मकारक चला गया D9 में, तो वो कारकांश बन गया वृश्चिक आपका। वृश्चिक कारकांश का अर्थ है कि आपकी आत्मा सतह पर नहीं बल्कि गहराई में उतरकर काम करने के लिए यहां धरती पर आई। रिसर्च आधारित क्षेत्र जैसे PhD, साइंटिफिक रिसर्च, R&D करना, फॉरेंसिक साइंस, साइबर इन्वेस्टिगेशन, AI रिसर्च, मेडिकल ड्रग डेवलपमेंट इसके मुख्य क्षेत्र हैं। इसके अलावा ऑकल्ट साइंस यानी ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, मंत्र शास्त्र, साइकोलॉजी, हिप्नोथेरेपी, ये ऊर्जा बहुत गहराई से यहां पर काम करती है। मंगल और केतु की संयुक्त ऊर्जा के कारण प्राचीन ज्ञान, आयुर्वेद, योग और स्पिरिचुअल साइंसेस की तरफ आपका झुकाव अद्भुत होगा। ये स्ट्रेटेजिक एक्शन की राशि है। इन्हें अपने विचारों को केवल सीक्रेट रखने की बजाय दुनिया के सामने सही तरीके से प्रेजेंट करना सीख लेना चाहिए, तब इन्हें सफलता मिलेगी। अगर धनु में आपका आत्मकारक आ गया D9 में, तो आपका धनु कारकांश बना, और धनु कारकांश पर देवगुरु बृहस्पति का सीधा असर आएगा, जिसका मूल गुण ज्ञान देना है, दूसरों को मार्गदर्शन करना है और सही दिशा दिखाना है। टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, न्याय, लॉ सेक्टर, स्पिरिचुअल गाइडेंस, एजुकेशन, रिसर्च, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब आपके मुख्य डोमेन रहेंगे। कॉर्पोरेट में भी ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। कंसल्टिंग विभाग में बहुत ऊंचे पदों पर जाते हैं। बृहस्पति इन्हें बेहतरीन अवसर और अपॉर्चुनिटी जरूर देता है जीवन में, लेकिन उन अवसरों को कर्म में बदलना इनका काम होता है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों, जज हों, एडवोकेट्स हों, करियर काउंसलर हों और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में ये समाज में बहुत ज्यादा सम्मान पाते हैं। असफलता के समय इन्हें अपने भाग्य पर संदेह करने की बजाय अपनी लर्निंग को और बढ़ाना चाहिए। सीखते रहो, ज्ञान लेते रहो। अगर मकर राशि में चला गया है अगर आपका आत्मकारक D9 में, तो आपका मकर कारकांश बनता है। मकर कारकांश का पूरा बेस जो है, आधार जो है, वो अनुशासन है, शनि की राशि है, जिम्मेदारी है, लंबी अवधि की बड़ी कड़ी मेहनत है। ये लोग किसी शॉर्टकट में विश्वास कभी नहीं करते। सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, PSU और बैंकिंग में बहुत अच्छी, मजबूत और स्थायी सफलता देने का योग बनता है। यहां मंगल उच्च का होता है, इसलिए अगर ये लोग टेक्निकल स्किल्स, ऑपरेशंस या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से जुड़ जाएं, तो इनकी सफलता कई गुना बढ़ सकती है। यहां बृहस्पति कमजोर हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि इन्हें भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय पूरे तरीके से अपने पुरुषार्थ और मेहनत पर ही निर्भर रहना होगा। इनका करियर अक्सर समय के साथ, यानी तकरीबन 30 से 35 साल की जब उम्र हो जाती है, उसके बाद बहुत ज्यादा सुदृढ़ होता है। शनि की राशि है वैसे भी। अब अगर कुंभ आपका कारकांश बन रहा है, तो कुंभ कारकांश वाले लोगों की आत्मा हमेशा भविष्य की दुनिया यानी फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है उसमें काम करना चाहती है। राहु की राशि है, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर। ये अपने समय से हमेशा आगे की सोच रखते हैं। IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, सोशल मीडिया नेटवर्क और ऑटोमाइजेशन इनके सबसे पसंदीदा क्षेत्र होते हैं। इसके अलावा एक साथ कई प्रोजेक्ट को संभालना, सिस्टम और प्रोसेस का निर्माण करना इनकी मेन क्वालिटी होती है, प्रकृति होती है, इनके अंदर है ये बात। डिजिटल बिजनेस करना हो, ऑनलाइन एजुकेशन देनी हो, स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना हो और इंटरनेट से बेस्ड कोई बिजनेस करने हो, उसमें नई ऊंचाइयों तक नए रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। ये लीक से हटकर नई दिशा खोजने वाले लोग होते हैं। इन्हें अपने आइडियाज को लागू करने में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि समाज को इनकी सोच समझने में थोड़ा समय लगता है। इनकी सोच आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स है, राहु वाली सोच है।
अंत में अगर मीन आपका कारकांश बन रहा है तो मीन कारकांश में उद्देश्य केवल पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक अर्थपूर्ण काम यानी मीनिंगफुल प्रोफेशन ग्रैब करना है। क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, हीलिंग, रिसर्च, स्पिरिचुअल डेप्थ का अद्भुत मिश्रण यहां देखने को मिलेगा। आखिरी राशि है जुपिटर की राशि है। ज्योतिष हो, हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, साइकोलॉजी हो, म्यूजिक हो, राइटिंग हो, सिनेमा हो, क्रिएटिव आर्ट्स हो, एनजीओ हो, इनके ये मुख्य कार्य क्षेत्र हैं। यहाँ पर शुक्र उच्च का हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि जिंदगी अधिक क्रिएटिविटी, जितनी ज्यादा ये अपनी लाइफ को क्रिएटिविटी को अपने लाइफ में लाएंगे, अपने काम में उतारेंगे, उतनी ही तेजी से इनका करियर आगे बढ़ेगा। बुध यहाँ पर कमजोर होता है, इसलिए इन्हें अपने कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, बिजनेस स्ट्रेटेजी, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दुनिया में किसी भी प्रोफेशन की सफलता दो चीजों पर निर्भर करती है। पहली है समाज क्या चाहता है, डिमांड, और दूसरी आप दुनिया को क्या दे सकते हैं, सप्लाई। ज्योतिष का सबसे सुंदर सिद्धांत यहीं से शुरू होता है। चंद्रमा हमें यह बताता है कि दुनिया आपसे चाहती क्या है, क्योंकि चंद्रमा जनता है, समाज और उनकी मानसिक आवश्यकताओं का कारक है। व्यापार हमेशा डिमांड बेस्ड चलता है, डिमांड पर ही चलता है। इसलिए एक सफल व्यापारी का चंद्रमा अक्सर मजबूत होता ही होता है, ताकि वो मार्केट की नब्ज पकड़ सके। दूसरी तरफ लग्न ये बताता है कि आप दुनिया को क्या देने की क्षमता लेकर आए। यहीं पर आपकी पर्सनल कैपेसिटी, व्यक्तिगत क्षमता, सप्लाई और नेचुरल एबिलिटी झलकती है। जब आप अपनी प्राकृतिक योग्यता से हटकर केवल पैसे के पीछे भागने लग जाते हैं तो जीवन में असंतोष आएगा ही आएगा। और इन दोनों यानी डिमांड और सप्लाई के बीच में अगर आप बैलेंस बनाकर करियर का अंतिम निर्णय दशम भाव से करते हो, इन दोनों का ब्रिज क्या है, 10th हाउस। दशम भाव केवल नौकरी का भाव नहीं है, ये आपके कर्म, आपकी आजीविका और समाज में आपके प्रोफेशनल आइडेंटिटी का मुख्य स्तंभ है साथियों। 10th हाउस को समझने के लिए आपको 4 स्टैंडर्ड, 4 स्तर, 4 लेवल एक साथ उन पर विचार करना होगा। दशम भाव में कौन सी राशि आ रही है, ये करियर की मूल एनर्जी है। कौन सी राशि पड़ती है आपके दशम भाव में, उस राशि का स्वामी यानी दशमेश कौन है, ये देखिए। वो स्वामी जन्म कुंडली में किस स्थिति में जाकर बैठा है, तीसरी चीज ये देखिए। और चौथी चीज, उस ग्रह का नवमांश क्या कह रहा है, यानी नवांश में कहां गया है। दशम भाव आपको एक मंच देता है, एक स्टेज देता है। दशमेश जो है वो आपको भूमिका देता है, रोल देता है। और नवांश आपको बताता है कि उस मंच पर आप कौन सा अभिनय करेंगे, करने क्या है यहाँ पर। अब अगर आपके सभी 12 लग्नों के अनुसार उसके दशम भाव की मूल आजीविका, ऊर्जा और वर्किंग स्टाइल को अगर समझाऊं तो ये सूत्र भी आज आपको दे देता हूं, नोट करते जाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ये चैनल, ये वीडियोस बहुत काम के हैं, बहुत इजीली आपको ये ज्ञान जल्दी से कहीं नहीं मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा, एक्सपीरियंस से मिलेगा, और तुरंत अप्लाई कर सकते हैं इसे आप कुंडलियों पर। अगर मेष लगन है तो दशम भाव में मकर राशि आती है। लग्नेश मंगल तेज है तो तुरंत एक्शन चाहता है, लेकिन दशम भाव मकर है, धैर्य रखिए, अनुशासन रखिए। मेष लगन वालों को अपने करियर को केवल इनकम का जरिया नहीं बल्कि एक मिशन समझना चाहिए। डिफेंस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट लीडरशिप में इनको बड़ी सफलता मिलती है। इनका वास्तविक करियर 35 से 40 साल के बाद मकर की स्थिरता के कारण मजबूत होता है। दूसरा आता है वृषभ लगन, टॉरस असेंडेंट। दशम भाव में कुंभ राशि पड़ गई है। दशम भाव कुंभ राशि होने के कारण इनके लिए नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी जो राहु के काम है, बड़े समूह सफलता की सबसे बड़ी चाबी बन जाते हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन एजुकेशन, पब्लिक रिलेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिटी, प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़कर काम करना इनके लिए श्रेयस्कर रहता है। शनि की मूल त्रिकोण राशि है ये, इसके कारण इनका प्रभाव क्षेत्र धीरे धीरे लेकिन अत्यंत सुदृढ़ तरीके से धीरे धीरे बढ़ता जरूर है, क्योंकि शनि की क्वालिटी तो है इसमें। तीसरा, अगर मिथुन लगन आता है तो दशम भाव इसमें मीन राशि आ जाती है। इनका करियर जो है वो केवल प्रॉफिट के लिए नहीं बना, मीनिंगफुल काम करने के लिए बना है। गाइडेंस हो, हीलिंग हो, टीचिंग हो,
काउंसलिंग हो, राइटिंग हो, फिल्म, म्यूजिक, स्पिरिचुअल एजुकेशन इनके लिए बहुत मेन सोर्स है। लग्नेश जो इनके हैं वो बुध हैं। बुध का दशम भाव मीन में कमजोर होना कई बार करियर में भटकाव भी देता है, इसलिए इनको बार बार दिशा बदलने के बजाय एक क्षेत्र को चुनकर उसी में गहराई तक जाना चाहिए। मल्टीपल स्किल्स को जोड़ना इनकी ताकत है। इसके बाद आता है कर्क लगन। दशम भाव में मेष राशि है, लगन चंद्रमा का है, संवेदनशील स्वभाव, लेकिन दशम भाव मंगल की राशि मेष है। एक्शन और लीडरशिप, करियर में इन्हें साहसी निर्णय लेने होते हैं। स्पोर्ट्स हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल सेक्टर हो, सर्जरी हो, डिफेंस हो, इमरजेंसी सर्विसेज हो, स्टार्टअप में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। सूर्य यहाँ पर उच्च का होता है, इसलिए सीनियर लोगों से मेंटोरशिप लेना और जिम्मेदारी उठाना इनको बहुत तेजी से ऊंचे पद तक ले जाता है। अगला आता है सिंह लगन। दशम भाव में वृषभ राशि आ रही है, टॉरस साइन। इनकी प्रोफेशनल पहचान केवल लीडरशिप से नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएशन से बनती है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, लग्जरी फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिजाइन, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इनके मुख्य क्षेत्र है। वृषभ समझिए स्थिरता का कारक है, धैर्य मांगता है, इसलिए सिंह लगन वालों को अपने नेतृत्व में अहंकार को छोड़कर धीरे धीरे मजबूत साम्राज्य खड़ा करने पर ध्यान देना चाहिए। अगला आता है कन्या लगन। कन्या लगन के 10वें घर में पड़ती है मिथुन राशि। लगन और दशम भाव दोनों का स्वामी बुध है, जिससे इनकी पर्सनैलिटी और प्रोफेशन बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इनका कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, आइडियाज ही इनका करियर तय करते हैं। राइटिंग हो, टीचिंग हो, जर्नलिज्म हो, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, सेल्स, स्टॉक मार्केट, मीडिया, सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग, ये सब इनके मुख्य क्षेत्र हैं। इन्हें जीवन भर नई स्किल्स और सर्टिफिकेशन सीखते रहना चाहिए ताकि विकास कभी रुके ना। इसके बाद तुला लगन आता है। तुला लगन वालों के लिए 10वें घर में कर्क राशि है। दशम भाव कर्क चंद्रमा की राशि होने के कारण इनका करियर पूरे तरीके से जनता और लोगों से जुड़ने से ही उठेगा। टीचिंग हो, काउंसलिंग हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो, एचआर हो, सोशल सर्विसेज हो, टूर ट्रैवल का काम हो। तुला लगन वालों के करियर में सही मेंटोर और कलीग्स के संबंधों का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसलिए इनको कोलैबोरेशन पर ध्यान देना चाहिए, सही लोगों से जुड़ते रहिए। वृश्चिक लगन के लोग जो हैं उनके 10वें घर में सिंह राशि आ रही है, लियो साइन आ रहा है। पूरी वर्क लाइफ सूर्य की ऊर्जा से संचालित होगी। ये सामान्य भूमिकाओं में संतुष्ट नहीं होंगे, इन्हें अथॉरिटी चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन हो, राजनीति हो, सरकारी नौकरी हो, कॉर्पोरेट लीडरशिप हो, मैनेजमेंट हो, इनके स्वाभाविक काम ये है। इन्हें सम्मान के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है धनु लगन। सेजिटेरियस असेंडेंट, इनका दशम घर में कन्या आ रहा है, तो धनु का ज्ञान और कन्या का प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन मिलकर एक अद्भुत योग बना रहे हैं। टीचिंग, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, मेडिकल डायग्नोसिस, ऑडिट, सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग और लॉ यानी कि कानून इनके मुख्य कार्यक्षेत्र है। बृहस्पति का विजन है और बुध का एग्जीक्यूशन है। इनकी सबसे बड़ी ताकत यही है। इन्हें अत्यधिक जानकारी इकट्ठा करने की जगह समय पर एक्शन लेना भी सीखना चाहिए। अगला आता है मकर। मकर में दशम भाव में तुला राशि आती है। तुला में शनि उच्च का हो जाता है, जिससे मकर लगन वालों का पूरा जीवन करियर के इर्द गिर्द घूमता है। कॉर्पोरेट लीडरशिप हो, कानून हो, लॉ हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, फाइनेंस हो, कंसल्टेंसी हो और नेगोशिएशन जो है इनकी स्पेशल, इनके लिए ये मुख्य विभाग है। इनके जीवन का सबसे बड़ा पार्ट जो है अपने प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ यानी परिवार के बीच में बैलेंस बनाकर रखना इनके लिए टेढ़ी खीर है। उसको सीख गए तो सब कुछ बढ़िया है। कुंभ लगन में दशम घर में वृश्चिक राशि पड़ती है, साथी एक्वेरियस। इनका करियर सतह पर नहीं गहराई में चलता है। रिसर्च हो, इन्वेस्टिगेशन का फील्ड हो, साइबर सिक्योरिटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साइकोलॉजी, मेडिकल रिसर्च, हीलिंग इनके मुख्य क्षेत्र हैं। जब तक ये किसी विषय की जड़ तक नहीं पहुंच जाते इन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये अपने क्षेत्र के बड़े स्पेशलिस्ट और कूटनीतिज्ञ बनते हैं। अंत में आता है मीन लगन। पाइसेस असेंडेंट, इनके लिए दशम भाव में धनु राशि आ रही है। बृहस्पति की ज्ञानमयी ऊर्जा इनके प्रोफेशन को संचालित करती है। टीचिंग हो, एस्ट्रोलॉजी हो, हीलिंग हो,
काउंसलिंग हो, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, पब्लिशिंग सेक्टर, इंटरनेशनल वर्क हो, ये सब इनके मुख्य क्षेत्र हैं। दशमेश का नवांश जिस राशि में होगा, आपके 10th लॉर्ड का नवमांश जिस राशि में होगा, वो जहां पर नवमांश में जाकर बैठेगा, वो जो राशि है वो इस ज्ञान को उसी दिशा की शाखा में मोड़ देगा। जैसे मेष नवांश होने पर गाइडेंस के साथ बेहतरीन प्रशासनिक लीडरशिप भी जुड़ जाती है। और इस पूरी विस्तृत जो चर्चा जो मैंने की है, इसका सबसे बड़ा ज्योतिषीय रहस्य यही है, पैटर्न रिकॉग्निशन। पहचानो क्या पैटर्न बन रहा है चार्ट में। जितने ज्यादा पैटर्न आपकी आंखें पहचानने लगेंगी, उतने ही आपकी भविष्यवाणी सटीक होती चली जाएगी। साथियों, ज्योतिष केवल नियमों को रटने का कोई नाम नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि संकेतों को, इंडिकेशंस को, आपस में तारों को जोड़ो, वो डॉट्स को कनेक्ट करो, यही विज्ञान है। एक ग्रह कोई दिशा दिखाता है, दूसरा उसकी पुष्टि करता है। एक घर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, दूसरा परिणाम बता रहा है। जब आप कुंडली का विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो हमेशा मल्टीप्लेयर एनालिसिस बनिए, एक साथ खिलाड़ी बनिए, कई एरियाज के, कई परतों को सुलझाना सीखिए एक साथ। लगन से व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता को देखा जाएगा। चंद्रमा से समाज की डिमांड को समझना होगा। दशम भाव और दशमेश से आजीविका की दिशा निकालिए, और आत्मा कारक के नवमांश यानी कारकांश से आत्मा का वास्तविक वर्क डोमेन तय कर लीजिए। आरूढ़ लगन से सामाजिक प्रतिष्ठा और दबाव की परतों को टटोल लीजिए, और अंत में वर्तमान गोचर और दशा के सटीक समय का निर्धारण करके प्रेडिक्शन कर दीजिए। जब ये 3 या 4 अलग अलग संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हो, तब आपकी भविष्यवाणी का कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना अपने आप बढ़ जाएगा। जब आप ढूंढने निकलोगे ना, जब डॉट्स कनेक्ट करोगे, चीजें मिलता है, तो एक डिटेक्टिव की जैसे आंखों में चमक आ जाती है, ऐसे आपकी आंखों में चमक आ जाएगी कि यस, मैंने इसे डिकोड कर लिया, ये दिशा इस तरफ जा रहा है इसका करियर। इसलिए आज कम से कम सोने से पहले 10 से 20 जन्म कुंडलियों पर इसे अप्लाई करके देखिएगा। हर कुंडली में केवल शनि की स्थिति को, गोचर को, आत्मकारक का नवमांश, कारकांश और दशम भाव के स्वामी का बारीकी से अध्ययन कीजिए। शुरुआत में समय जरूर लगेगा, गलतियां भी होंगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी नजर बड़ी तेज होने लग जाएगी, दृष्टि बढ़ने लगेगी। फिर आप केवल चार्ट में लिखे हुए ग्रह नहीं देखोगे, बल्कि ग्रहों के पीछे छुपी हुई वास्तविक जीवन की जीवंत कहानी को पढ़ना सीख जाओ। और जिस दिन ये क्षमता विकसित हो गई, उस दिन आपकी भविष्यवाणियां केवल नियमों पर नहीं चलेंगी, बल्कि एक्सपीरियंस, अनुभव, अवलोकन और एक असाधारण ज्योतिषीय समझ पर आधारित हो जाएंगी। इसी आशा के साथ कि आप इस टेक्निक को केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि अभ्यास में भी उतारेंगे, आज की इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। अगली चर्चा में हम करियर विश्लेषण की ओर बात करेंगे, उन्नत टेक्निक को सीखेंगे जो आपके चार्ट की रीडिंग की गहराई को एक नए स्तर तक लेकर जाएगी। इसी कड़ी में मैंने एक पोस्ट भी डाला था थोड़े दिन पहले कि मैं D10 चार्ट यानी आपके दशमांश कुंडली पर एक लंबी सीरीज लेकर आ रहा हूँ। 3-4 वीडियोस की एक सीरीज लाऊंगा, जिसमें बहुत गहराई से हम दशमांश के छुपे हुए सूत्रों को समझेंगे, जो कि एक पेड कोर्सेज में लोग सिखाते हैं, वो मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा। तो अगर उस चीज को जानना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने उन साथियों में भी भेजिएगा जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, गहराई तक जाना चाहते हैं, जो बहुत बारीक, फाइन, माइन्यूट सूत्र सीखना चाहते हैं। मेरा मकसद यहाँ वही है इस चैनल पर। ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जितना आप शेयर करते हैं उतना आपका भी ज्ञान बढ़ता है। आजमा कर देख लीजिएगा, ज्ञान छुपाने से कभी नहीं बढ़ता। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।